हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में 17वां से दिन के सॉल्यूशन देखेंगे। 17वां सेट का आप लोग सेट वाइज गिनते रहिए और उनके क्वेश्चन लिखते रहिए। ये 17वां दिन का है और हर दिन जो सेट क्वेश्चन में आता है उसको थोड़ा सा लिखा करिए। अगर कितना केवल सेट का भी बढ़िया से कर जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होने लगे, मिलने लगेंगे। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पहला कह रहा है कि ए किसी काम को 2 दिन में, बी 3 दिन में और पूरा कर सकता है। सी की सहायता से तीनों मिलके एक ही दिन में पूरा करता है। मतलब ए अकेले कर सकता है कितना दिन में? ए करेगा 2 दिन में और बी करता है 3 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने 1 दिन में काम पूरा कर दिया। तो सी की सहायता से किया यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर किया। सी की सहायता से यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर दिया? 1 दिन में। तो बोलता है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम मान लीजिए 6, प्रतिदिन 3 काम करता होगा, इफिशिएंसी निकल जाता है। दो काम के हिसाब से 2 दिन में किया 6 काम तो प्रतिदिन 3 काम, और 3 दिन में किया 6 काम तो प्रतिदिन 2 काम, और ये तीनों मिलके एक ही दिन में कर दिया है यानी कि 6 काम करता होगा हर दिन। केयर कीजिए, अगर ये दोनों मिलता तो केवल 5 ही काम होता, लेकिन हो रहा है कितना काम? 6 काम, यानी कि हर दिन सी करता होगा 1 काम, और 1 काम के हिसाब से 6 काम करता है। तो हमारा समय जो सी को लगेगा, सी का समय एक काम के हिसाब से कर रहा होगा, तो सी का समय लगेगा 6 दिन। आंसर हो गया 6 दिन। आई होप कि बन गया होगा। सबसे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। एक परिवार अपनी चीनी की खपत में कितना कमी करें कि उसके परिवार के बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये कभी भी कहता हो कि खर्च पर कोई असर ना पड़े, तो दाम जो बढ़ा है ना उसका उल्टा कर दीजिए। दाम बढ़ा है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 बढ़ने का मतलब दाम पहले था कितना? पहले 4 था तो अब हो गया 5। तो खपत क्या करना होगा? खपत में कितनी कमी करना होगा? तो खपत कर देना होगा 5 के बजाय 4। ठीक है, तो देखिएगा खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खपत में उल्टा कर देना है सीधा। 4 से 5 बढ़ा है तो 5 से 4 कर देना है। खपत में कमी कितना? 1। कितना में कमी किया है? 5 में। 5 में कमी 1 होगा तो कितना प्रतिशत होता है? ये 20% की कमी करना होगा। किसमें भाई? खपत में। तो खपत में कमी होगा, सो कितना परसेंट होगा? 20%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट के किसी, देखिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों का औसत रन 30 है। 42 पारी में 30 रन था। बनाए गए एक पारी के अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का औसत 100 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष का औसत 40 होता है। शेष 40 पारियों का औसत कितना है? 28 है। यानी कि 42 पारियों का, देखो बढ़िया सवाल है बाबू, 42 पारियों का एवरेज दिया हुआ है 30 और 40 पारियों का औसत, 2 को हटा देते हैं तब 40 पारियों का औसत देता है 28। 2 पारी कम करते हैं तो औसत 28 रन हो जाता है। 28 रन की पारी है। और दोनों जो है ना, मान लो कि ये इसमें 30 पारी था तो 2 पारी हटा दिए हैं। कौन कौन पारी को? ए और बी पारी को। तो ए और बी पारी को हटा दिए तब 40 पारियों का औसत कितना है? 28। आप क्या कर सकते हैं पता है? ए और बी का योग निकाल सकते हैं। ए और बी का योग कैसे निकलेगा? देखो 42 पारियों का औसत 30 था और 40 पारियों का औसत 28। इसका मतलब कि 2 लोग हैं, सो सबसे पहले तो अपना 30 ले गया होगा और फिर बाकी 40 में से 2 खींच लिया होगा, तभी ना 28 हो गया। 30 इनका औसत होगा अपना हिस्सा, तो 30 और 30 ले गया होगा। तब ये औसत नहीं कमता। अगर 30 केवल ले जाता तो फिर भी 30 ही रह जाता 40 का, लेकिन बाकियों में से भी 2 कम करवा दिया 40 में से, तो 40 दूनी 80 कम हो गया होगा। यानी कि 30 60 और 60 और 80 140 कम हुआ। यानी कि दोनों का योग कितना होगा? यानी कि औसत रन दोनों का कुल रन का योग कितना होगा? 140। और दोनों के अंतर कितना दिया हुआ है? 100। ए और बी का अंतर मान लेते हैं कितना है? 100।
क्या पूछ रहा है, तो उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन क्या है। अधिकतम और न्यूनतम था ना, ये मैक्सिमम मान लिए है, ये मैक्सिमम रन था और ये न्यूनतम रन बी को मान लिए है। तो मैक्सिमम का पूछ रहा है तो हमको ए का निकालना है, ए का निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, यानी कि 140 प्लस 100 बटा 2। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू 140 है और ए माइनस बी का वैल्यू 100 है, दोनों को जोड़िएगा तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 70 और 50 कितना, 120, अंतर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये केयर करना है आपको, इतने बड़े सवाल को तुरंत बना सकते हैं आप, लेकिन बढ़िया से समझना होगा टाइप्स को। अगले प्रश्न में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, आपके पिछले ही वीडियो में मैं फॉर्मूला बताया था, पिछला वीडियो जो यानी कि आपको 16वां दिन का सॉल्यूशन होगा, इसमें आपको बताया गया होगा कि भैया 2 साल का और 3 साल का, याद रखिए 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है, तो पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, और 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर क्या होता है, 3 वर्ष का जो अंतर दिया हुआ है सीआई और एसआई का, इसको अगर रखिएगा तो पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर और बटा में 100 का क्यूब रखना होगा। यहां पर अंतर कितना दिया है, 3 साल के एसआई और सीआई का अंतर दिया हुआ है, जानते हैं कितना, 15 रुपया 25 पैसा। और प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दिया है 5%, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25 और गुने 5% रेट है तो 305 हो जाएगा ये, और 100 का क्यूब का मतलब 100 3 बार, ठीक है। अब काटिएगा तो यहां से जानते हो क्या मिलेगा, 25 चौका 100। अच्छा ये डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में यहां पर भी 100 रहेगा, तो 100 तो इसी से निपट जाएगा। और यहां पर कट रहा होगा 5 से काटेंगे अगर तो 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 61 और 5 से 20 बार में 61 से वो कटना चाहिए, 61 से काटेंगे तो मिलेगा वो 6 दूनी 12 2 122 और फिर ये 0 बचेगा और ये 305, तो ये 305 कटेगा 6 × 25 = 5 बार में, यानी कि 25 बार में ये कट रहा होगा 61 से। 61 से कितने बार में कट रहा है, 25 बार में। 122 पहले लग रहा था, फिर 5 बार में लग रहा था। और यहां पर देखिए 4 और 20 है, यानी प्रिंसिपल बराबर जो होगा सो 25 गुने 4 गुने 20, 25 चौका 100, यानी कि 2000 रुपया जो है सो प्रिंसिपल रहा है। फॉर्मूला यूज कीजिए, सीधा निकालिए, कोई झंझट इसमें है ही नहीं, आंसर एकदम तुरंत आएगा। 44 क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2000। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट भी हुई होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। याद रखिए जितना बताया जा रहा है केवल उतना को कीजिएगा, तब भी रिपीट होने लग रहे हैं कुछ सवाल, और केवल यहाँ नहीं रिपीट होंगे, सेट में जैसा चल रहा है उसी तरह से वहां भी चलता है बाबू। बढ़िया से बस सेट लगाइए कॉन्फिडेंस के साथ। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यानी कि अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करता है, यानी कि 120 मीटर उसकी लंबाई है, उसको 10 मिनट में पार करता है, 10 सेकंड में, सॉरी, अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो चाल क्या है, तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 120 और टाइम आपका 10, यानी कि चाल हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 45 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे का सवाल कह रहा है कि सेबों के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई। पिछले ही क्लास में इसका भी फॉर्मूला बताया गया है, अगर सवाल रिपीट होता है तो छोड़ना नहीं है दोस्तों। 15% की कमी होने पर एक खरीदार 240 में 2 kg अधिक खरीदता है, तो सेबों का नया मूल्य यानी कि घटा मूल्य निकालना है, घटा मूल्य। और घटा मूल्य का फॉर्मूला बताया है, घटा मूल्य वैसे तो क्लास में हम डिटेल मतलब आसान बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसको नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए भी है। घटा मूल्य बराबर क्या कीजिए, रकम लिखिए ऊपर में पैसा, और मात्रा जितना बढ़ा है वो लिखिए नीचे, और गुने प्रतिशत, कमी प्रतिशत, जो भी कमी वृद्धि है उसको लिखिए कमी प्रतिशत, और बटा में 100 लिखिए, तो ये घटा मूल्य निकल जाएगा। यहाँ पर रकम कितना है आपका, यहाँ पर रकम आपका है
240 रुपया। मात्रा कितना 2, प्रतिशत कमी कितना है 15, और बटा में कितना 100। कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। काटिए पिटिए धूम मचाइए, 1 0 से 1 0, 2 12 दूनी 24, और 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 2 छक 12, 6 18। 18 रुपया जो होगा उसका आंसर हो जाएगा घटा मूल्य। 18 रुपये प्रति केजी इसका घटा मूल्य होगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला पर कर रहे हैं। देखो पिछले सेट में अगर जो बढ़िया से केयर किए होंगे, आज का सॉल्यूशन आज को आपको समझ में आएगा, और ये दोनों सेट को कीजिएगा तो आगे के सेटों में सॉल्यूशन आपको आसान होंगे। सवाल अगला देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 अधिक पर बेचा होता तो उसे 10 रुपया लाभ होता है, 10% लाभ होता है। अच्छा, अगर कोई 100 रुपया का सामान है तो 10% हानि में बेच रहा होगा तो 90 में बेच रहा, पहला एसपी तो 90 होगा। लेकिन अगर व्यक्ति कितना में बेचे, अगर वो व्यक्ति 10% अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता। 10% लाभ होगा तो कितना में बेचेगा 110 में। कितना वृद्धि हुआ यहाँ पे, यहां पर 10 रुपया अधिक हुआ, नहीं यहां पर वैसे प्रतिशत में 20 अधिक हुआ, लेकिन रियल में कै रुपया अधिक है 10 रुपया अधिक है। यानी 10 रुपया है सो कितना 20 बराबर कितना 10 रुपया है। तो मुझे क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी निकालना है, और सीपी कितना माने थे 100। ये जो प्रतिशत में 20 का अंतर आ रहा है ना, 20 अधिक में बेच रहा है और 10 रुपया है, तो सीपी निकालना है आपका 100, 20 पचे 100, 10 पचे 50 रुपया। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 50 रुपया ए। 47 के बाद 48 देखते हैं, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, है ना। 48 आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करेंगे कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा परेशान किया है उसको फिर से आपको। और मैं बता दूं कि 11 बजे से यहाँ पर ऑफिस में बैठाया गया है, जो कि आपके हर सवालों का जवाब देंगे। 11 बजे से 2 बजे तक आप पूछ सकते हैं। कोई भी छात्र केवल कार्ड लेकर आए, भले ही वो 599 रुपया ही क्यों ना पे किए हों, कार्ड लाइएगा, देखने को मिलेगा। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये व्यय किया। देखो क्या है, एक होटल में 6 लोग जाते हैं, उनमें से 6 लोग बैठ के खा रहे होते हैं। 6 व्यक्ति में से प्रत्येक ने अपने खाने में से 32 रुपये खर्च किए, जबकि छठा व्यक्ति ने क्या किया कि 6 जो खर्च किया ना, उसके औसत खर्च छठा व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किए गए। मतलब कि 5 व्यक्ति में से प्रत्येक ने खाने पर 32 खर्च किए, और जो छठा व्यक्ति है वो 6 व्यक्ति के द्वारा जो औसत खर्च था ना, उससे 80 रुपया अधिक खर्च किया। कौन? अकेले छठा व्यक्ति। क्या कह रहा है, छठे व्यक्ति के द्वारा सभी 6 के द्वारा किए गए खर्च से भी 80 रुपया अधिक खर्च किए। अब जरा सा समझिए, 80 रुपया छठे व्यक्ति को क्यों अधिक खर्च करना पड़ा? पता है, क्योंकि 32 रुपया उन लोग खर्च किया था, और इसको 80 रुपया बाकी 5 के बदले खर्च करना पड़ा। तो 80 रुपया 5 के बदले खर्च ना करना पड़ा, यानी 16 रुपये सबके बदले एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। क्योंकि 80 रुपये औसत खर्च तो देवे करता है, अपन तो खर्चा देवे किया, बाकियों के बदले भी दिया, और कुल मिला के 80 खर्च किया। यानी कि बाकी 5 के बदले कितना कितना दिया होगा एक्स्ट्रा? 80 रुपया में 5 के बदले 16 रुपया एक्स्ट्रा दिया होगा। यानी कि आप देखिए तो 32 रुपया व्यय था, और 32 + 16 यानी कि आपको 48 रुपया पहले औसत था। 48 औसत है, बोलता है कि सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किए गए, तो 48 औसत था। एवरेज कितना था 48, और सभी व्यक्ति कितने थे 6, तो 48 गुने 6 की 8 से 48, 6 चौंगा 24 और 4 28, 288 रुपया। लेकिन सर ये ना समझ में आया कि कैसे 16 ले आए। 16 कहां से लाए पता है? 80 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था ना छठा। देखो ऐसे देखते होंगे दोस्त सर्कल में, ऐसा होता होगा कि दोस्त गए, 5 चालाक दोस्त होंगे, सो निकल जाएंगे 32 देके, और 5वां दोस्त जो छठा दोस्त होगा उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। छठा दोस्त को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? औसत से 80 रुपये ज्यादा। तो औसत से 80 रुपये ज्यादा, यानी कि हर एक व्यक्ति को कितना कितना देना पड़ रहा है? व्यक्ति के बदले 80 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है 5 के बदले, यानी कि हर एक व्यक्ति के बदले 16 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। नहीं, 16 रुपया जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी कि औसत से कितना 32 से 16 अधिक, यानी कितना 48 रुपया, यानी 288 रुपये। समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये 32 पहले औसत था, और 16 अलग से देना पड़ा सबके बदले।
तो 16-16 अलग से देना पड़ा, इसीलिए 32 प्लस 16 48 राउंड। नहीं समझ में आता तो एक काम कीजिए, 6 व्यक्तियों का औसत मान लीजिए x खर्चा, 5 व्यक्ति से 32 रुपया दिया और छठा व्यक्ति x प्लस 80 रुपया खर्च किया, यानी कि सभी का कुल कितना 6x बराबर 32 गुने 5 यानी कितना, कुल खर्च कितना हो गया 6x, और 5 लोगों का 32 बचे 160 रुपया, और प्लस यहां पर एक व्यक्ति जो छठा व्यक्ति था, 6th नंबर वाला व्यक्ति था, वो खर्च किया x प्लस जितना औसत था उससे 80 ज्यादा, यहां पर से x निकल जाएगा। x बराबर देखो यहां पर 5x बराबर कितना होगा 240, तो x बराबर कितना 48, वही 48 हम ला रहे थे, और 48 रुपया सब खर्च करता है। तो कुल खर्च निकालने के लिए 48 गुने 6, 48 छक्का 8 छक्का 48 का 4 6 24 4 28, 288 रुपये। ये था, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। वो इसलिए समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उनका क्लास व्लास किया हुआ नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थियों अंतिम परीक्षा में बैठे, उनमें से 75% और 60% उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले का औसत लो, 100 लड़का में से 75% लड़का पास हो गया और 75 विद्यार्थी में से 60% पास हुआ। आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, 25 या 75 और 25 का 100 4 3 7, यानी 7 का मान लेते हैं कि x% पास हुआ होगा। तो हम देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 7x बराबर 6 3 18 180, और 75 चौका 7 चौका 28 300, और 300 और 180 कितना 480, 480 बटा 7 जो भी आता होगा ये x होगा, जो कि ऑप्शन में एक ही है, ही कौन सा A। सर आप ऐसे कर रहे हैं, हम क्यों ना ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं 100 लड़कों का 75% पास किया, इनमें से क्रम से इतना उत्तीर्ण हुए, तो 75% तो 75 हो गया सर, और 75 का 60% निकाल लेंगे सर। 75 का 60% जानते हैं कितना हो जाएगा, 75 का 60% हो जाएगा 75 गुने 60 निकालिए, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 15 चौका 15 तिया 45, 75 का 60%, 60 बटा 100, और 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी टोटल पास कितने हो गए 175 लोगों में से पास कितने हो गए टोटल 120 लोग पास हो गए। तो पास प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पास प्रतिशत बराबर 120 बटा 175 गुने 100%। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, देखो 24 पचे 120 और यहाँ पर 7 से कट जाता होगा, 25 सत्ते 75 से और 25 चौका 100, 25 सत्ते 75 से 25 चौका 100 और यानी 480 बटा 7% जो यहाँ पर आ रहा था वही है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों में, या फिर औसतन भी निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा 50 नंबर, ए और बी के वार्षिक आय 4:3 में के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक खर्च 3:2 में है। उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 6000 की बचत करता है। ये 4:3 में आय है भाई साहब, और खर्च उसका है, व्यय जो है 3:2 में है, और हर एक व्यक्ति बचाता कितना कितना है 600 की बचत है। अब देखिए तो कितना 4 3 है और 3 2 है, तो दोनों बचाता बराबर बराबर है क्या? अगर बराबर बराबर बचा रहा है, यहां पर बचा कितना रहा 1 1, यानी कि 1 बराबर सीधे कर दीजिएगा 600। लेकिन अगर बराबर बराबर नहीं बचाता तो बैलेंस करना पड़ता, यहां पर ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों 1 1 का बचत कर रहा है, तो 1 बराबर 600। और अगर यहाँ 1 अंतर आता, यहाँ 2 अंतर आता तो बैलेंस करना पड़ता, बताएं बैलेंसिंग। 1 बराबर कितना 600, तो किसकी आय 1 की वार्षिक आय, 1 की वार्षिक आय कितना है 4, तो 6 चौका 24। बैलेंस कब करना पड़ता, बैलेंस तब करना पड़ता जब यहां पर 1 अंतर होता, यहां पर कुछ और अंतर होता। अगले प्रश्न की तरफ देखा जाए। अगला सवाल कह रहा है कि एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात है, यानी कि पार्टी में पुरुष, औरत और पुरुष का अनुपात 3:2 है। ध्यान दीजिएगा, पहले महिला लिखा है फिर पुरुष लिखा है। जब 20 पुरुष और शामिल हो जाएं तो अनुपात उल्टा हो जाता है। जब 20 पुरुष इसमें शामिल हो जाएंगे तो अनुपात
3:2 के जगह पर 2:3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो कहता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी पार्टी में, शुरू में 3 बराबर कितना। तो सोचिए यहां पर याद कीजिए कि महिलाओं की संख्या नहीं बदला है, केवल किसकी संख्या बदला है, पुरुषों की। तो हम महिलाओं की संख्या को बैलेंस कर देते हैं। यहां पर महिला 3, यहां 2, कैसे? जब महिला बढ़ा ही नहीं तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 3 से गुना कीजिए, बराबर आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, औरतों की संख्या 6 और पुरुष की संख्या 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। ठीक है, यानी कि यहां पर कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 5, और 5 बराबर कितना है, 20। तो हमें क्या निकालना है, महिलाओं की संख्या। तो 6 बराबर कितना, तो 5 का 20, 6 का 24, औरतों की संख्या कितना हो जाएगा, 24। बात है कि सर ये हमको पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसे आपसे आप हम कैसे बनाते? तो जिनका पढ़ा हुआ नहीं वो x मान लेंगे। मान लेते हैं कि औरतों की संख्या 3x है और पुरुषों की संख्या कितना, 2x, और पुरुष बढ़ गए कितना, 20। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3। कैलकुलेट कीजिएगा, इससे भी आएगा 3 तिहाई 9x, 2 दूनी 4x, 20 दूनी 40, यानी 5x बराबर कितना, 40। तो x बराबर कितना, 8। x बराबर 8, तो 3x था ना पुरुष की संख्या, सॉरी औरतों की संख्या, तो 3x बराबर 8 3 की 24। ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग करना है आपको। बैलेंस किसको कहते हैं, जो अनबैलेंस है, यानी कि जो बढ़ना तो नहीं चाहिए था लेकिन गड़बड़ हो गया है, बढ़ गया है या घट गया है, बराबर रहना चाहिए था। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। ए जी एक बात बताइए, संख्या अगर टोटल 504 है और उसको 13:11 में बांटना है तो क्या बांट नहीं सकते क्या? 13:11 कितना, 24। 24 बराबर कितना, 24 बराबर 504। तो बताइए हम बॉयज की संख्या 11, यानी बॉयज था ना ये, और ये गर्ल्स, तो बॉयज की संख्या कितना, 13। 24 से कटेगा कितने बार में, 24 से करेगा 21 बार में। 21 गुने 13 करेंगे 13, 13 दूना 26, 13 दूनी 26 करेंगे, यानी कि हो जाएगा 3 7 3। ठीक है, 13 दूनी 26, 2 7 3। ठीक है, 13 का एकम 13, 13 दूनी 26, 13 का 3 और 13 दूनी 26 और 1 27, 273। बॉयज की संख्या 273। गर्ल्स की संख्या निकाल लीजिए। गर्ल्स की संख्या निकालना होगा तो इसको गुना करेंगे कितना से, 11 से। 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 और 21 और 21, यानी कि 231 ना जी, 231। क्या पूछ रहा है सर? पूछ रहा है कि यदि 3 अन्य लड़कियां भी आ जाएं, यानी कि 3 गर्ल्स आ जाएं, और तो उनका नया अनुपात क्या होगा, यानी कि 273 था बॉयज और गर्ल्स आ गया 3, तो 234 हो जाएगा। क्या 231 था तो 234 है। 21 गुने 11 करेंगे कितना आएगा, 231। देखो 21 गुने 11 कराए तो 210, तो 10 में गुना करते तो हो जाता, और 21 और जोड़ दीजिए, 210 प्लस 21 231। इसका अनुपात निकाल के जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे आप, इसको भागा दे सकते हैं 273 को किससे, 3 2 5 7 5 12, 3 2 5 और 4 9, 3 से तो कट रहा है, 9 3 27 91 बार में, और 3 7 21 3 8 24, 13 7 91 13 7 91 13 6 78, 7:6। जो भी आता होगा निकालिएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 52 आप देख रहे थे। मुझे लगता है कि ये एकदम सिंपल था, बन गया होगा। सबको बांटिए और निकालिए जोड़ के। आजकल बहुत सारे सवाल इस तरह से पूछा जाता है, मुझे लगता है क्लियर है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 30%, 20% और 10% के क्रमिक छूटों के बदले एकमात्र छूट। जब भी 30%, 20% और सबका छूट देता है तो 30% डिस्काउंट का मतलब होता है 3/10 नहीं, और 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/5 छूट, और आपको 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/10 छूट। यानी 3 छूट अगर रहेगा तो इनिशियल कोई भी वैल्यू होगा, यानी किसी में कोई इनिशियल प्राइस होगा, उसको 3 छूट देने के बाद 10 से 7 होगा, 5 से 4 होगा और 10 से 9 होगा। यानी कि शुरुआती ये 500 होगा, या फिर कट रहा है तो काट भी सकते हैं आप, नहीं तो लिखिए शुरुआती अगर ये 500 होगा तो अब घटते घटते क्या हो गया होगा वो संख्या, 9 चौका 36 सते
7 छक 42 और 7 21 और 4 252 आ गया होगा। यानी कि 500 से घट के कितना हो गया होगा 252। 9 चौका 36, 36 गुने 7 कीजिए, 7 21 210 ऐसी और 210 में 42 जोड़िए, तो 210 में 42 जोड़ेंगे तो 252 आएगा। यानी कि अल्टीमेटली घटा कितना, ये घटा कितना, घटा आपको 148, सॉरी 248, 250 घटेगा तो 250 बचता होगा और 250 में से फिर 2 घट गया तो 248 घटा। यानी कि 248 कमा है, ये बोल रहा है कि एक समतुल्य एकमात्र बटा कितना, बटा कितना 243, यानी बटा मतलब कितना कमा एकमात्र, एकमात्र अगर देखें तो पूरा कमा कितना, पूरा में 248, कितना में 500 में, 500 में 248 कमेगा तो कितना परसेंट कमेगा, प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, 0 से 0 से काटिए, पन्नी अठी पंचम का 20 और पन्नी अठी 40, पन्नमा 45, 49 पॉइंट क्या आ रहा है, ऑप्शन बॉल हो जाएगा क्या, 5 से पंचम का 20 और पानी अठी भागा दे दिया करो, 5 से 248, अगर कंफ्यूजन होगा तो पंचम का 20 और ये 48, पन्नमा 45, बच गया हमारा 3 और 5 छक 30.6 भी होगा। मुझे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना होगा। प्रश्न संख्या देखिए 53 के बाद, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचता है। देखो जब भी लगातार छूट रहेगा ना तो हर एक छूट को लिख दीजिए फ्रैक्शन में, और शुरुआत 10 रुपया का दाम होगा, 3 कमेगा तो 7, पहला छूट के बाद ऐसा, दूसरा छूट के बाद ऐसा, तीसरा छूट के बाद ऐसा, टोटल वैल्यू निकालिए ये, और टोटल बचा हुआ ये जो फाइनल है ना शेष बचा होता है, ये जो शेष घटने के बाद बचा है ना वो है, यानी कितना घटा 248 घटा कितना में 500, तो कितना परसेंट ऐसे निकाल लीजिएगा। 53 के बाद देखिएगा 54 सवाल लिखे कह रहा है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है। देखो 100 रुपया के अगर सामान है तो दाम रखता है, जानते हैं कितना, 120 रुपया, क्योंकि 20% अधिक बढ़ा के रखता है, और सभी वस्तुओं पर क्या करता है 10% की छूट देता है, तो लाभ कितना होगा, ये जी 10% की छूट दे देंगे अगर इस पर, तब भी कितना 10% छूट दे रहे होंगे तो कितना में बिकेगा, 12 रुपया कम जाएगा, यानी कि 108 रुपया में बिकेगा, 108 रुपये में बिकेगा, यानी कि पहले खरीदे थे हम कितना में, खरीदे थे हम 100 में, अब बेच रहे हैं कितना 108 में, यानी कितना लाभ हुआ 8% लाभ हुआ। क्लियर है, 8% लाभ हुआ। अनुज सर उसको खा जाइएगा क्योंकि हम जाएंगे, ठीक है, हाँ कुछ आया था तो खाने के लिए बात कर रहे थे। सवाल देखिएगा, 8% लाभ हुआ है इसका। 54 अरे पूरा कचरा कर ले हैं क्लासरूम आज यार। देखो बीच में कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे अर्जेंट काम पड़ जाते हैं जिसमें कि हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो कभी अगर बीच में बात कुछ छूट जाए और लिंक ना मिले तो समझ लेना कि कोई काम कर रहे थे। सवाल देख रहे हैं हम कौन सा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचता है, नहीं लेकिन दाम को बढ़ा के रखता है, तो पहले क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपया, दाम बढ़ा के रख दिया 20%, तो कितना हो गया 120 रुपया, और इस पर छूट दे दिया 10%, तो बिका होगा 108 में। 120 पर 10% छूट यानी 12 रुपये छूट, तो बिका कितना में 108 में, कितना अधिक में बेचा है तो 8% लाभ हुआ होगा, क्योंकि 100 की खरीदारी था 108 में बेचा। सर 10% कैसे निकालें, 120 का 10% निकालिएगा बाबू, तो 10/100 लिखिएगा, कटेगा तो मिलेगा 12 रुपए, यानी कि 12 रुपया छूट हो रहा है। 12 रुपया कितना है, 120 में से 10 गया 110 कर देगा, गलत बात है। 120 का 10% कम करना है, तो 120 का 10% 12 कम करना है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, 108 में बिक रहा होगा, कितना लाभ रहा होगा 8%। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की परिधि 2 पाई r और व्यास कितना 2r, परिधि सरकमफेरेंस 2 पाई r और r, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, परिधि होता है 2 पाई r, याद रखिए सब, और त्रिज्या व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, तो व्यास 2r का अंतर कितना दिया है 30, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए, निकल जाएगा यहाँ पर 2 पाई और -2 और गुना r बराबर कितना होगा 30, r बराबर क्या लिखिएगा 30। अच्छा ये जो है ना, ये 22 दूनी 44
बटा 7 माइनस 2 दिख रहा होगा आपको, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 और 7 दूनी 14, यानी कि 30/7 आर बराबर 30 है, यानी कि आर बराबर 7 है। याद रखना, कभी अगर 6 5 6 7 ये सब रहे तो 7 मारना है, ठीक है, कहीं कि वही रहे करेगा। लेकिन फिर भी एक बार बना के देख लेना, अगर ऐसे सवाल आसान है तो उसमें तुक्का ना लगाएं, जो टफ रहे तो उसमें तुक्का लगाएं। 7 के मल्टीपल या 11 के मल्टीपल में मार सकते हैं, लेकिन तब जब ना बनाने आता हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तब। लेकिन समझ में आ रहा हो तो बनाइए। तुक्का तब जब कुछ ना उपाय ना है। हालांकि नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए अब तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि हो गया, यानी ऊंचाई में 200% की वृद्धि हो गया, 200% वृद्धि हुआ है, और आधार के अर्धव्यास यानी रेडियस में ऊंचाई में वृद्धि हुआ 200% और 50% की कमी हुआ है। अच्छा, तो ऊंचाई क्या हुआ भाई साहब? ऊंचाई 1 है तो 200 बढ़ा, यानी 2 बढ़ा तो 3 होगा। और रेडियस क्या हुआ? अगर रेडियस 50% का मतलब 1 बटा कितना होता है? 2, तो 2 से कितना हो गया? 2 में 1 कमा तो यानी कि 1 हो गया। और 200% का मतलब 2/1 होता है जी। तो 1 से बढ़ा कितना? 2, तो 2 बढ़ेगा तो कितना होगा? 3। लेकिन 1 कम गया 2 में, इस नीचे वाला को पहले मानते हैं, ये नीचे वाला को मानते हैं। यहाँ पर 1 था तो 1 माने और 2 बढ़ाया तो 3 लिखे। यानी कि ऊंचाई रेडियस में ऐसा है। ये कहता है कि तो शंकु के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई साहब, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है? 1/3। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन ये होता है, जिसमें कि 1/3 पाई कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम समानुपाती है आर स्क्वायर एच के। वॉल्यूम समानुपाती है किसके? आर स्क्वायर एच के। यानी कि जो भी बढ़ेगा आर स्क्वायर और एच पर डिपेंड करेगा। तो आर स्क्वायर लिखिए और फिर एच लिखिए। तो पहले वाला आ जाएगा। पहले वाला रेडियस 1 था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बाद में रेडियस कितना हो गया है? नहीं, पहले वाला रेडियस कितना था? 2 था, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। और बाद वाला कितना हो गया? देखो ये बढ़ गया घट गया, ये बाद वाला है, शुरू वाला है। तो रेडियस 2 था तो 2 का स्क्वायर और इधर 1 का स्क्वायर, और एच में 1 है तो इधर कितना? 3। यानी कि देखिएगा तो 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1 गुने 3, यानी 4 से 3 वॉल्यूम हो गया। पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम 4 से 3 हो गया। तो क्या हो गया? 4 से 3 हुआ तो आप देखिएगा कमा या बढ़ा? कमा। कितना कमा? 1। कितना में? 4 में। 4 में कमा 1, यानी कितना प्रतिशत कमा है? यहां पर देख रहे होगे तो 25% की कमी हुआ है। आंसर कौन सा होगा? 25% की वृद्धि, 25% की कमी। ऑप्शन कौन सा है? डी है। केयर करना है कि क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है। अगर 2 बार फॉर्मूला में आर स्क्वायर है तो 2 बार कीजिए आर स्क्वायर और वो पहले वाला और वो, ये तमाम चीजें जब एक बार थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा ना तो समझ में ज्यादा आएगा। नहीं तो दिक्कत क्या है कि आपको यहां तक जाते जाते लगा दूध हो गलो बहुत, आपको इरिटेट हो जाएंगे आप। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि पढ़ने की आवश्यकता है वहां। और अगर आप सोचते हैं कि एकदम शॉर्टकट से आसानी से हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज में मेहनत खोजता है और आपको करना ही होगा, जानना ही होगा। और कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आप नहीं जान सकते, ये बात समझिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक घन का आयतन जिसके विकर्ण दिया हुआ है। तो कोई घन है ना, यानी सभी भुजाएं जिसके बराबर होते हैं, तो घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण जो होता है, चूंकि सबका भुजा या लंबाई ऊंचाई सब एक ही होता है, नहीं तो घन का विकर्ण जो है सो होगा आपको √3 इंटू ए। घन का विकर्ण √3 इंटू ए होता है। क्लियर है बात? तो घन का विकर्ण क्या दिया हुआ है? 4√3 बराबर ए क्या है? ये भुजा है। किसका भुजा? घन का। घन मतलब क्यूब, यानी कि ए बराबर कितना हो गया? 4। तो क्या कहता है? घन का आयतन, तो वॉल्यूम बराबर होता है ए क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब 4 चौका 16 चौका 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। सवाल अगला देख रहे हैं 58। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी और ए उसी काम को 15 दिन में करता है। तीनों मिलके
कितना दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, क्या करना था, पहले पूरा एलसीएम मानिए 12, 20 और 15 का कितना 60, प्रतिदिन का क्षमता निकालिए। प्रतिदिन का काम ही क्षमता होता है, 12 25 60, एक दिन का काम, 12 दिन में 60 काम, एक दिन में 5 काम, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 60 काम, एक दिन में 4 काम, यानी 5 3 8 4 12 काम। 12 काम तब हो रहा है जब ए बी बी सी और सी ए मिल रहे हैं भाई साहब। ये 12 काम तब हो रहा है जब आपको सब लोग मिल रहे हैं, लेकिन ये सब 12 काम तब हो रहा होगा जब इधर दो बार कर ले रहे होंगे। तो दो बार कर रहे होंगे तब 12 काम, यानी कि एक बार करते तो कितना काम, 6 काम, आधा काम हो जाएगा। और 6 काम के हिसाब से 60 काम करेगा, तो 60 काम करने में तीनों को समय लगेगा कितना, 10 दिन। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। 58 क्वेश्चन नंबर था ये। 59 देखिएगा, 59 कह रहा है कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। देखो, कमल से विमल 50% अधिक कुशल है। इससे किससे, कमल से विमल कितना परसेंट कुशल है, 50%, 50% अधिक। तो भाई ये 100 काम करता होगा तब तक ये 150 काम निपटा देता होगा। 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, यानी कि 2 काम करता होगा तो ये 3 काम करता होगा। ठीक है, ये क्षमता हो गया इनका। अच्छा, ये दो काम के हिसाब से 15 दिन ले लेता है कमल। कमल दो काम के हिसाब से 15 दिन समय लेता है, यानी कि 30 काम होगा। और अगर वही काम हमको विमल द्वारा करवाना है, जो कि 3 काम करता है विमल, उससे करवाना है तो कितना दिन लगेगा, 3 5 15, 5 दूनी 10 दिन लगेगा। यानी कि आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, 10 दिन। उस काम को विमल द्वारा किए जाने पर कितने दिन लगेंगे, तो 10 दिन लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं और एक अंतिम सवाल कि एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। अकेले ही भरने वाला पाइप है, 2 घंटा में भर सकता है। दूसरा का जो है सो पता नहीं निकालने वाला पाइप है, और ये जो भरने वाला और निकालने वाला दोनों मिल जाएगा तो 2.5 घंटे लगते हैं भरने में, यानी कि 5/2 घंटा लगता है भरने में। अगर फ्रैक्शन में दे देता है तो एलसीएम जानते हैं किसको लेते हैं, ऊपर वाले का। तो 5 दूनी 10, प्रतिदिन ये 5 भरता होगा और दोनों मिल जाता होगा तो 10 को भागा दीजिएगा ना 2.5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। यानी कि अकेले ही 5 भरता है, लेकिन दोनों मिलता है तो 4 भराता है। बोलिए क्यों, क्योंकि ये जो है सो खाली करता होगा और ये 5 भरता है और ये दोनों मिलकर 4 भराता है, यानी कि ये खाली करने वाला होगा। तब ना 5 में से 1 गया 4, और 1 के हिसाब से 4 खाली करता है 10 लीटर। अगर तो रिसाव, यानी जो रिसाव था, ये जो खाली करने वाला था रिसाव, ये है रिसाव, लीकेज। रिसाव 1-1 हो रहा है और 1-1 के हिसाब से केवल रिसाव खाली करे पूरी भरी टंकी को तो 10 घंटा लगेगा। रिसाव से खाली होने में कितना घंटा लगेगा, 10 घंटा। और यही है पूरा कि हर दिन क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन फायदा उठा पा रहे होंगे। अगर रेगुलर सेट भी सॉल्यूशन देखते हैं तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।